Hello everyone, hope you all are doing well and fine. दोस्तों, in this series of Power PYQ, we are going to complete Indian economy PYQs of last 35 years from 1991 to 2025. दोस्तों, इस सीरीज में ना हम सारे PYQs कंप्लीट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के, जो कि आपके लास्ट 35 ईयर से पूछे गए हैं यूपीएससी सीएससी एग्जाम के अंदर। और देखो दोस्तों, इस सीरीज के अंदर ना हम सारे क्वेश्चन एक्टिव रिकॉल की मेथड से सोल्व कर रहे हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन का ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी करके दे रहा हूँ। दैट मीन्स कि आप सारे PYQs कंप्लीट कर जाओगे, याद कर जाओगे और समझ भी लोगे दोस्तों। और देखो दोस्तों, ये सीरीज ना बाकी सीरीज से क्यों अलग है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन का माइंड में बेस्ड सॉल्यूशन मिलेगा। और साथ में दोस्तों, इस सीरीज के अंदर ना हम सारे लॉजिकल ट्रिक्स समझ रहे हैं जो कि एग्जामिनर प्ले करता है एग्जाम डे वाले दिन, दैट मीन्स कि MCQs में। और देखो दोस्तों, अगर आपने इस तरीके से PYQ सोल्व कर लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ आप मास्टरी कर जाओगे हर एक सब्जेक्ट के अंदर। जो आपको चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए, नॉलेज और लॉजिक, दोनों ही इस एग्जाम के लिए आपको मिलने वाला है इस सीरीज में। देखो, प्री क्वालिफाई करना है ना, तो डेप्थ में नॉलेज चाहिए आपको, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, प्लस लॉजिकल माइंडसेट भी डेवलप होना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो भाई देखो, टॉपर्स भी बोलते हैं कि मैंने 10 से 15 बार PYQ सोल्व करे थे, तब जाके मेरी मास्टरी हुई थी। और मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आपने इस सीरीज को एक बार भी ढंग से वॉच करके प्रैक्टिस कर लेना, तो ये 10 से 15 बार क्वेश्चन को सोल्व करने के बराबर हो जाएगी। और देखो दोस्तों, अगर आप मेरे से पूछो कि इस सीरीज के बेनिफिट्स क्या हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया है, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। और देखो दोस्तों, इस सीरीज को ना बच्चे बहुत लाइक कर रहे हैं, मतलब एस्पिरेंट्स है ना बहुत लाइक कर रहे हैं। मैंने इंडियन पॉलिटी के PYQ सारे सोल्व करा दिए 8 आवर्स के अंदर। ऐसे ही मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ सारे सोल्व करा दिए 8 आवर्स के अंदर। और यहाँ तो मैंने CAPF CDS और PCS एग्जाम के भी क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। और देखो दोस्तों, यहाँ पर ना आपको इस टेलीग्राम चैनल पर ना PDF मिल जाएगी सारी, जो भी आपको चाहिए ना, जो भी वीडियोस के अंदर PDF यूज़ कर रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहा हूँ, ये सारी मिल जाएंगी। और फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे लास्ट 35 ईयर्स के, ये हमने सोल्व कर लिया है। अब नाउ आज की इस वीडियो के अंदर हम पब्लिक फाइनेंस से क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। और पब्लिक फाइनेंस से अगर आप क्वेश्चन देखो ना दोस्तों, यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी के क्वेश्चन होते हैं और टैक्सेशन के क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ दोस्तों, अगर आप देखो ना 2025 के एग्जाम में, जो अभी लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है ना आपका प्री का, इसके अंदर 7 क्वेश्चन जो है ना इसी टॉपिक से आए हैं आपके। 7 क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर 2025 वाले पेपर में 7 क्वेश्चन। और टोटल क्वेश्चन पता कितने आए थे इकोनॉमी के? 17 क्वेश्चन आए थे। और 17 में से 7 क्वेश्चन इसी टॉपिक से हैं। देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 2025, क्वेश्चन नंबर 2 2025, 3 2025, 4 2025 एंड 5th 2025, 6 भी 2025 एंड 7th क्वेश्चन भी 2025। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन आपको कंटिन्यूसली आपको इसी टॉपिक से हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक फाइनेंस। इवन आपको मेंस के लिए भी यहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करने को मिल जाएगी, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। और मैं हर एक क्वेश्चन जो है ना आपका कंसेप्ट बिल्ड करने वाला हूँ कि भैया ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, यहाँ सबसे कुछ समझाने वाला हूँ। देखो, क्वेश्चन ना अब कंसेप्ट के ऊपर आने लगे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, और जो कंसेप्ट समझेगा वही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी सोल्व करेगा। कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, और ये लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, है ना, कैसे क्रिएट होती हैं, और ये सब मैं समझाने वाला हूँ आपको अभी। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भैया यहाँ पूछा है ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट, है ना। अब इसके अंदर कुछ कोचिंग सेंटर वालों ने, ठीक है, इसका आंसर A भी दिया है, किसी ने C भी दिया है, अभी इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 15th फाइनेंस कमीशन के ऊपर है, जो कि आपको 2023 में भी क्वेश्चन 15th फाइनेंस कमीशन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन तो भैया रिपीट होते हैं, थीम भी रिपीट होती है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, और हर बार की तरह मैं यही बोलूँगा कि भैया वैल्यू एडिशन साथ साथ करते जाना, मेरे साथ साथ जो भी आपको समझ में आ रहा है ना अपनी लैंग्वेज में लिखते जाओ साइड में, है ना। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बोल रहा है भैया कि इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड
agriculture activities like poultry farming, wool rearing in rural areas is exempted from any tax. अब ये स्टेटमेंट 1 है, अब स्टेटमेंट 2 है। तो ये असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो पहले दोनों स्टेटमेंट पढ़ा करो और देखने की कोशिश करो कि दोनों में से गलत कौन-सा है, ठीक है? पहले ये चेक करा करो दोनों में से गलत कौन-सा है, ठीक है? क्योंकि दोनों ही गलत हो नहीं सकते, क्योंकि इन वाले ऑप्शन में आपको पता है कि या तो सी या डी में से एक गलत होता है या फिर दोनों सही होते हैं और फर्स्ट वाले में तो सेकंड एक्सप्लेनेशन भी होता है फर्स्ट का। तो सबसे पहले ये ट्राई करा करो भाई, एग्जाम का टाइम है, समय कम होता है, तो ये ट्राई करो कि पहले चेक कर लो कि इन दोनों में से कोई गलत है या नहीं। यही दिमाग का आपको इस्तेमाल यहीं पे करना है, यही प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में समय बचे आपका, ठीक है? अब स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडिया इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब देखो दोस्तों, अब आपने ये पढ़ा होगा कि भैया इंडिया के अंदर जो इनकम होती है अलाइड एक्टिविटीज से, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से, लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रेयरिंग, रूरल एरियाज के अंदर होता है। यहाँ पर बोल भी दिया है एनी टैक्स से, तो बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड का इस्तेमाल करा गया है कि किसी भी टैक्स से ये एग्जम्प्टेड है। जबकि आपको पता है कि भैया एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो होती हैं जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन होता है, एक बार के लिए वो एग्जम्प्टेड हो सकता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं जो एलाइड एक्टिविटीज में आती हैं एग्रीकल्चर के, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रेयरिंग, ये एग्जम्प्टेड नहीं होते, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर बोल भी दिया है एनी टैक्स, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड का इस्तेमाल किया है, किसी भी टैक्स में नहीं। तो फर्स्ट तो यहाँ पर रॉन्ग दिखाई दे रहा है, मेरे को चांस लग रहा है कि फर्स्ट रॉन्ग होगा, ठीक है? अभी एग्जाम का टाइम है, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हो रहा कि हाँ फर्स्ट रॉन्ग है, ठीक है? अब सेकंड पे आओ, इसने बोला है इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसीडर्ड अ कैपिटल एसेट। अब देखो दोस्तों, बहुत एक्सट्रीम वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करा गया है। जैसे कि यहाँ पर बोला बोला नहीं है कि जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है ना, इज नॉट कंसीडर्ड फ्रॉम एनी कैपिटल एसेट, ठीक है? यहाँ पर बोला ही नहीं गया कि एनी कैपिटल एसेट, यहाँ सिंपल बोला है कि नॉट कंसीडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि भैया हम एग्रीकल्चर लैंड खरीदते क्यों हैं? इवन हम क्या कोई भी खरीदता क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि इस पर टैक्स नहीं लगता, ठीक है? और टैक्स इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसके कैपिटल एसेट माना ही नहीं जाता, ठीक है? जो फार्म हाउस खरीदे जाते हैं ना, फार्म हाउस, सलमान खान का भी बर्थडे था, तो उसका फार्म हाउस बहुत ज़्यादा फेमस पे था ना, अभी न्यूज़ में चल रहा था। तो रीज़न यही था कि भैया फार्म हाउस जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं होता, या फिर होता भी तो बहुत मिनिमम होता है, ठीक है? तो कैपिटल एसेट में नहीं आता वो, इसलिए टैक्स नहीं लगता। तो ये बात हम कहाँ डालेंगे? इनकम टैक्स एक्ट में डालेंगे। तो सेकंड तो करेक्ट दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है? और यहाँ फर्स्ट रॉन्ग है, और फर्स्ट जैसे ही रॉन्ग है तो ये फर्स्ट रॉन्ग वाला सिर्फ आपको कहाँ ऑप्शन मिलता है? डी के अंदर मिलता है। इसका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों? अब मैं इसका माइंड मैप भी दिखाता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर एक काम और करा है कि भैया मेमोरी ट्रिक्स डाल दी है याद करने के लिए आपको, ठीक है? तो ये माइंड मैप के अंदर आपको मिलेगा, वैल्यू एडिशन यहीं पे आपको मिल गया, ठीक है? यूपीएससी के लिए आपको वैल्यू एडिशन मिल गया, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बता रखी है मैंने, है ना? अब यहाँ पर देखो, यहाँ ना ये ध्यान रखना कि यहाँ फर्स्ट रॉन्ग है, ठीक है? और सेकंड इज करेक्ट है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ डी होगा आंसर, ठीक है जी? चलो, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और आप में से ये पूछो कि भैया सेकंड वाला क्वेश्चन क्या फ़ायदा है पीवाईक्यू सॉल्व करने का? मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन तो ऐसा आ गया, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन करने का क्या फ़ायदा है पीवाईक्यू लगाने का? जैसे अभी भी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं, तो पीवाईक्यू लगाने का क्या फ़ायदा है? मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो ये सारे क्वेश्चन ना, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये यूपीएससी आपसे पूछ चुकी है पहले भी। देखो दिखाता हूँ आपको। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 और आपके 2001 में ही आया है, और अभी आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा था जो आपका 2025 में आया क्वेश्चन। वो देखो ये प्रीवियस ईयर से ही इन्फ्लुएंस होकर बना क्वेश्चन, ठीक है? यूपीएससी आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो ये पावर पीवाईक्यू है दोस्तों। तो भैया यहाँ पर देखो दे रखा है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ना? बजट डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो चारों डेफिसिट के ऊपर है, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर जाता है, ठीक है, रेवेन्यू से। तो बजट डेफिसिट क्या होता है, ये तो पता ही होगा आपको कि भैया टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स, ये आपका बजट डेफिसिट हो गया। और यहाँ पर देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, तो रेवेन्यू के मामले में आ जाओ ना, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। अब आप फिस्कल डेफिसिट पे,
फिजिकल डेफिसिट में क्या है दोस्तों, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट्स, या आपका दोस्तों बजट डेफिसिट हो गया, बस इसमें से माइनस कर दो बोरोइंग्स को, तो ये आ जाएगा फिजिकल डेफिसिट। दैट मीन्स ये क्या होता है, ये आपका बजट डेफिसिट माइनस बोरोइंग होता है, क्या, फिजिकल डेफिसिट। दैट मीन्स कि भैया बजट डेफिसिट में, ठीक है, हमें बोरिंग लेनी पड़ी इसलिए क्योंकि बजट हो गया था डेफिसिट, और हमने बजट को कंप्लीट किससे करा, बोरिंग लेकर। दैट मीन्स कि फिजिकल डेफिसिट कुछ नहीं, आपका बोरिंग कहलाता है, ठीक है, बोरिंग्स कहलाता है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है, ठीक है। और आपको ये पता चल क्या है कि भैया एफडी तो कुछ नहीं, बोरिंग ही होती है, तो बोरिंग में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दोगे तो ये आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। तो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीव्ड्स लेस बोरोइंग, ये आपका फिजिकल डेफिसिट हो गया। अब इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो तो ये आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आप मैच कर लेना, बता दिया मैंने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे वापस। अब इसे सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर देखा है, सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 करोड़ और रेवेन्यू रिसीव्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट आर 60,000 करोड़। द गवर्नमेंट बजट आल्सो शोज बोरोइंग्स 10,000 करोड़, मतलब बोरिंग आपको दे दिया डायरेक्ट, और इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है 6,000 करोड़ रुपए। अब इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, फिजिकल डेफिसिट दे रखा है, प्राइमरी डेफिसिट दे रखा है, यहाँ पर तीनों ही डेफिसिट वाले दे रखे हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट निकालने का बहुत ही सिंपल है। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलेगा, तो भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है ये रहा 80,000 करोड़ रुपए, माइनस 60 कितना आ गया 20,000 करोड़ रुपए, तो यहाँ दे रखा है, यस सही है। फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको अभी बताया था, फिजिकल डेफिसिट नथिंग बट क्या होती है, बोरोइंग्स होती है, और बोरोइंग्स तो यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है 10,000 करोड़ रुपए, और यही आंसर है, यस सेकंड भी ठीक है। अब प्राइमरी डेफिसिट बताया था मैंने आपको, एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और एफडी आपको बचल के 10,000 करोड़ रुपए, और इसमें से 6,000 करोड़ रुपए आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो तो आपका 4,000 करोड़ रुपये आएगा, और ये भी सही है। तो इसका मतलब 1 भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, आंसर आ गया, है ना। कितना ईजी था, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, क्यों समझना है यहाँ पर भाई, ठीक है। अब ये 2025 का ही है, यहाँ पर बोला है कैपिटल रिसिप्ट्स जो है क्रिएट करता है लाइबिलिटी और रिडक्शन करता है एसेट के अंदर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सेकेंड में बोल रहा है बोरिंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है जी। और थर्ड में बोल रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो थर्ड वाला तो बहुत ज़्यादा वेक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, मतलब बेकार सा स्टेटमेंट है। मैं एक्सट्रीमली बोल रहा हूँ, बेकार सा स्टेटमेंट है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भैया आपने जो भी लोन दिया था, ठीक है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो वो आपका लाइबिलिटी कैसे बनाएगा गवर्नमेंट का, वो लाइबिलिटी क्यों बनाएगा भाई, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, आपकी कमाई हुई है, इनकम बनी है। हम किसी को लोन देते हैं ना, हम इंटरेस्ट पेमेंट वो देते हैं ना कि इतना इंटरेस्ट पेमेंट पे देंगे, और उसकी इंटरेस्ट पेमेंट हमें वापसी मिल गई, तो वो मेरे लिए क्या, कहाँ से लाइबिलिटी घटाई हमारी, कहीं से नहीं, हमारे लिए वो इनकम बढ़ा ना, प्लस में आया। तो थर्ड तो काट दो, थर्ड काट दोगे ना तो आंसर आ गया फर्स्ट एंड सेकंड अपने आप ही, ठीक है, अपने आप ही आ गया। और पता चल गया आपको कि बोरोइंग या डिसइन्वेस्टमेंट। अब देखो दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे कि आप गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर, ठीक है। अब कितने परसेंट भी जो है शेयर हो, अब वो शेयर्स जो है वो बेचना चाहती है गवर्नमेंट, अब बेच दे तो वो कहलाएगी डिसइन्वेस्टमेंट, कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उससे जो रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट को वो कैपिटल रिसीट्स के अंदर इंक्लूड होता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट का कैपिटल था ये शेयर्स, है ना, अब उसको बेच दिया तो वो रिसिप्ट बन गया, नहीं बन गया, तो यस दैट मीन्स कि कैपिटल को बेच के रिसिप्ट से जो पैसा आया आपका, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। बोरिंग भी यही है, यस भाई। बोरिंग्स आप कैसे बोलते हो कि देखो मुझे मुझे बोरिंग दे दो, मेरे पास मकान है, ठीक है, मेरे पास हाउस है, ठीक है, तो हाउस के ऊपर आपको लोन मिल जाता है, ठीक है। आप कार लोन जाते हो, कार लोन लेने जाते हो, फिर आपकी इनकम देखी जाती है कि महीने की साल की इनकम कितनी है, उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है, या फिर घर की प्रॉपर्टी कितनी है आपकी, ठीक है। तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा, नहीं आएगा, कि आपके कैपिटल को देखते हुए आपको बोरिंग मिली है, उसका रिसिप्ट सही है, यस। तो ऐसे करके समझा करो, याद रखा करो। फर्स्ट
कह रहा कैपिटल रिसीव्ड्स जो है, यही वाला कैपिटल रिसीव्ड्स क्रिएट करता है लायबिलिटी और कोज करता है रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये आप एक बताओ, मैंने शेयर्स बेच दिए तो मेरा एसेट घटा नहीं घटा? मेरा पीएसयू के अंदर एसेट था वो घट गया नहीं घट गया? खत्म हो गया शेयर बेचते ही। तो रिडक्शन इन द एसेट हो गया नहीं हो गया? लायबिलिटी बनाई नहीं बनाई? मेरा भाई अच्छा खासा मेरे को अर्निंग आ रही थी, मेरा शेयर था यहाँ पर तो मुझे पैसा कमा के दे रहा था, तो लायबिलिटी बन गई नहीं बन गई वो? यस और नो? यस, तो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों, और 4 जो है ना, देखो ये ईडी, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, भाई हर साल न्यूज में होता है क्योंकि हर साल ईडी की छापा लगती रहती है हर जगह, है ना? ईडी वाले कहीं ना कहीं पूछे रहते हैं, तो ये तो न्यूज में रहता है। तो आपको बीटीसी सिस्टम में दबा के मिला था ये पॉलिटी में कि ये एनफोर्स करते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के, है ना? ये बात सही है कि यहाँ ईडी देखती है, और ईडी ना ये इंटरनल सिक्योरिटी वाले डिवीजन में नहीं आती, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में नहीं आती, इनका काम रेवेन्यू से है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आएगी, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू में आएगी, ठीक है? इसमें नहीं आएगी। तो मिनिस्ट्री गलत करता है यूपीएससी, यहाँ गलत करा, तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। और ये 1 पे 2 पे वाले हैं, मतलब तीनों को तीनों आपको चेक करने पड़ेंगे, और यहाँ पर करेक्टली पूछा है, तो फर्स्ट तो गलत है, ठीक है? करेक्शन भी मैंने आपको कर दिया यहीं पे ही। अब डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, आप देखो दोस्तों, रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, दैट मीन्स रेवेन्यू के ऊपर ही है, और यहाँ पर डिपार्टमेंट भी रेवेन्यू दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये तो सही है, ये तो सही है। बस इसका काम देखो कि इनका काम ये है या नहीं। कह रहा है ये इन्फोर्स करता है प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। अब कस्टम्स रेवेन्यू का पार्ट है या नहीं? यस है, तो यस ये होगा। अब थर्ड वाला कह रहा है डायरेक्टर ऑफ जनरल सिस्टम्स एंड डाटा मैनेजमेंट जो है किसके में आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है? जनरल सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट, ठीक है? डाटा मैनेजमेंट का काम है। तो कह रहा है ये कैरिंग आउट करते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स को, ठीक है? डाटा मैच कर रहा है कि भाई ये तो काम इनका होगा, बिग डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं, और असिस्ट कर रहे हैं टैक्स ऑफिसर्स को फॉर बेटर पॉलिसी एंड नेबिंग टैक्स एवेडर्स को, ठीक है? टैक्स एवेडरिंग वाला भी ये काम देख रहे हैं। कौन? डायरेक्टर ऑफ जनरल सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट। अब देखो दोस्तों, मैं बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर जो ये ऑप्शन 3 ना, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में ऑप्शन 3 जो है ना, बहुत सारे ये यूपीएससी की कोचिंग्स होते हैं ना, वेल नॉन यूपीएससी कोचिंग्स, किसी ने इसका आंसर सही दे रखा है, किसी ने गलत दे रखा है, तो यह अभी जो है डाउट के अंदर है, और यूपीएससी के आंसर की आने दो, वहाँ से मैच कर लेना। वैसे ये बहुत सारे लोगों ने सही दे रखा है, तो हमें लेके चलेंगे कि ओनली 2 इसका आंसर है, तो ओनली 1 भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना, पहले ही बोल रहा हूँ इस बात को मैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 का माइंड मैप देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? पहले वाला गया था, दोनों यहाँ पर सही बताए गए, है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी भी डाउट में है, 1 भी हो सकता है इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और 5 भी ऐसा ही है, फिजिकल डेफिसिट के ऊपर क्वेश्चन है, और ये भी 225 का ही है ना? तो कह रहा है कंट्री का फिजिकल डेफिसिट है ना, मतलब एफडी, एफडी स्टैंड करता है 50,000 करोड़ रुपए, और इट इज रिसीविंग 10,000 करोड़ रुपए थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है? द कंट्री इंटरेस्ट लायबिलिटी आर 1,500 करोड़। अब इससे उसमें पूछा गया है प्राइमरी डेफिसिट क्या है? अभी मैंने क्या था, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? एफडी माइनस, बताओ, इंटरेस्ट पेमेंट, यही तो होता है। तो क्वेश्चन इजी है, फिजिकल डेफिसिट बता दिया 50,000 करोड़ रहे, है ना? और इंटरेस्ट लाइबिलिटीज 1,500 करोड़ बता दिया, ठीक है? ये 1,500 रुपये है, 1,500 करोड़ है, ठीक है? तो क्या आएगा बताओ? एफडी आपका 50,000 करोड़, उसमें से आपको कितना माइनस करना है बताओ? 1,500 करोड़ माइनस करना है, क्या आएगा आंसर? क्या आएगा बताओ? 50,000 करोड़ है ना, 50,000 करोड़ माइनस 1,500 करोड़, क्या आएगा इसका आंसर? बताओ जल्दी फटाफट। इसका आंसर ए आएगा नहीं आएगा? ये सुनो, है ए आएगा नहीं आएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में ना ये आपको 10,000 करोड़ रुपए का जो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट दे रखा है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना। तो इसका आंसर ए ही है, क्योंकि आप माइनस करोगे 50,000 करोड़ में से 1,500 करोड़ रुपए, तो ये 48,500 करोड़ रुपए आएगा। बाकी एक दो कोचिंग वालों ने ना
इसका आंसर सी भी दे रखा है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं, एक बार यूपीएससी आंसर ये आने दो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और 6 जो है आपका 15th फिनांस कमीशन के ऊपर है, वो यहाँ पर करेक्ट पूछा है। और 15th फिनांस कमीशन के ऊपर 2023 में भी क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, और ये वाला ये है, ये देखो 15th फिनांस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन है 2023 में भी। तो ये होता है पावर पीवाईक्यू। 2023 में आपने 15th फिनांस कमीशन पढ़ लिया होगा। ठीक है, और अब 2025 में भी ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और इसका देखो सेकंड वाला ऑप्शन जो है ना, बहुत ईजी दे रखा है यहाँ पर, बहुत ईजी दे रखा है। यहाँ पर देखा है कि 45% of the net proceeds of the union taxes are to be shared with the states. इवन दोस्तों, आपने 14th फिनांस कमीशन पढ़ा होगा, वहां पर 42% बोला था या 41% बोला था वहां पर। ठीक है, एक बार चेक करना, 42 बोला था शायद। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई 15th फिनांस कमीशन ने चिल्ला चिल्ला के बोला है, चिल्ला चिल्ला के बोला है कि 42% का डिवोल्यूशन करेंगे हम, स्टेट के साथ टैक्स बांटेंगे, जिसमें कि 41 प्लस शायद 1 था, जिसके अंदर 1% दिया था न्यूली जो वो बनी थी यूनियन टेरिटरीज लद्दाख और जे के, उनके लिए। ठीक है, मैं इसका एक बार माइंड मैप दिखाई देता हूँ आपको। ठीक है, माइंड मैप दिखाई देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना, आपको सोल्व करना सिखाना चाहता हूँ मैं, कि आपको एग्जाम में इस तरीके से माइंड को सोचना है। ठीक है, तो 41 पॉइंट प्लस 1 था। ठीक है, क्योंकि जे के लिए डाला गया था, 42 हो गया टोटल। ठीक है, तो एक्चुअली 41 था, लेकिन 1 प्लस था करके लिए यूनियन टेरिटरी जो 2 नहीं बनी थी, तो 45 नहीं था ये, तो इसे कट मारो। ठीक है, तो सेकंड जैसे आप एलिमिनेट मारते हो ना, ये देखो, ये देखो, और आंसर आपका आ गया अपने आप ही। और ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, चिल्ला चिल्ला के बोला था 15th फिनांस कमीशन ने ये बात। और इवन हमारी जो निर्मला सीतारमण फिनांस मिनिस्टर हैं, ये भी पार्लियामेंट के अंदर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि 45,000 करोड़ रुपए का हम ना रख रहे हैं अलग से साइड में, किसके लिए, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर ऑल स्टेट्स फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। ठीक है, ये चिल्ला चिल्ला के बोला था पार्लियामेंट के अंदर, तो थर्ड तो करेक्ट है। और फोर्थ वाले में क्या बोला गया है, ये इंट्रोड्यूस करता है टैक्स एफर्ट को, नहीं है, किसके क्राइटेरिया के ऊपर, टू रिवॉर्ड फिजिकल परफॉर्मेंस। तो जिसकी फिजिकल परफॉर्मेंस अच्छी होगी जिस स्टेट की, है ना, उसको हम वहाँ पर रीइंट्रोड्यूस करेंगे टैक्स एफर्ट को, मतलब उसके अंदर हम उसको और ग्रांट देंगे। ठीक है, जो फिजिकल परफॉर्मेंस को अच्छा करेगा। तो ये सही है, फोर्थ भी सही है, और आपका यहाँ पर फर्स्ट भी सही है, बस सेकंड गलत है आपका। तो ये रिकमेंड करता है 4,800 करोड़ रुपए, कहाँ से भैया, 2023 के टू द ईयर ऑफ 25-26 फॉर इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स टू एनहांस एजुकेशनल आउटकम्स। तो बस आपको सेकंड बताना चाहिए दोस्तों, और सेकंड पे ही यूपीएससी ने आपको हिंट दे दिया है कि बेटा यहाँ से ठीक कर लेना क्वेश्चन को, और एलिमिनेट मार के आंसर निकाल लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी यूपीएससी ने आपको हिंट दिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर बोला है, हाउ मेनी अबव एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इन आवर कंट्री। ठीक है, तो भैया आपको पता है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है हमारे कंट्री के अंदर, है ना। अब इसके एक्टिविटीज के बारे में पूछ लिया गया है कि इनका काम क्या होता है। अब इनका काम देखो दोस्तों, यहाँ आप एलिमिनेट तो कर लोगे, इसलिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल क्या हम कर पाएंगे, प्रोडक्शन क्रूड ऑयल का हमारी रिजर्व्स हैं क्या क्रूड ऑयल के, नहीं है ना। तो उसके लिए हम रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्यों बनाएंगे। ठीक है, तो इसे पहले कट मार दो, पहला वाला तो वैसे कट मार दो। ठीक है, पहला वाला कट मार दो, तो इसका मतलब ऑल फोर तो इस कंसर्न नहीं हुआ, कट मारो इसे भी। ठीक है, अब आते हैं रिफाइनिंग स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। भाई बिल्कुल होना चाहिए, रिफाइनिंग तो सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं, हम एक क्रूड ऑयल को रिफाइन करके वो पेट्रोल बना के उसे बाहर बेचते हैं, है ना, पैसा कमाते हैं। तो सेकंड तो होगा कह रहा मार्केटिंग ऑफ सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिल्कुल हाँ बेचते हैं। कह रहा प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, यस नेचुरल गैस है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, यस, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ओनली 3 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, और ये 2023 का है, यही 15th फिनांस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल पता है ना किसे कहते हैं, एक होता है वर्टिकली, ठीक है, सेंटर से स्टेट, है ना। हॉरिजॉन्टल में हम हॉरिजॉन्टल में यहाँ देखते हैं ऐसे ऐसे,
हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, ठीक है, इसमें क्राइटेरिया बेस्ड होता है। तो कह रहा है 15th फाइनेंस कमीशन ने यूज करा है हाउ मेनी अबव क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। तो ये वाला भी क्राइटेरिया है, लेकिन इन दोनों को हटा दो, पॉपुलेशन एरिया को और इनकम डिस्टेंस को। अब बताओ कौन कौन से क्राइटेरिया को इन्होंने हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के अंदर डाला है। ऑप्शन दे रखे हैं 5, या डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नेंस रिफॉर्म, स्टेबल गवर्नमेंट, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। भैया टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स को क्यों नहीं डालेंगे हम? बिल्कुल डालेंगे। टैक्स अच्छा जनरेट होगा, फिस्कल एफर्ट अच्छे होंगे, तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन में डालेंगे उसको। तो फिफ्थ सही लग रहा है। अब ये बताओ स्टेबल गवर्नमेंट से क्या मतलब है भैया? स्टेबल गवर्नमेंट, भाई हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, बीच में भी चेंज होती है, मुझे उससे क्या मतलब है? फोर्थ काट दो। कह रहा गवर्नेंस गवर्नेंस रिफॉर्म्स। अरे भाई ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे भैया फिनांस से क्या मतलब? ठीक है, इसे भी काटो। फोर्स इकोलॉजी से बिल्कुल मतलब है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस से बिल्कुल मतलब है, ठीक है। तो यस, ये सारे होंगे, 3 और 4 नहीं होगा, ठीक है। एक बात बोलूँ दोस्तों, एग्जाम में ऐसा माइंड काम नहीं करता, इसके लिए प्रैक्टिस पहले ही करनी पड़ेगी आपको। तो इसका आंसर है ओनली 3, यहाँ पर 2 करते, ठीक है। मैं बिल्कुल उनमें से नहीं हूँ जो आपको गुमराह कर दूँ कि हाँ एग्जाम के टाइम आपका इतना दिमाग चल जाएगा। अरे नहीं चलता जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसलिए तो पीवाई करवा रहा हूँ 35 ईयर्स के। क्वेश्चन है 2022 का, और बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली। अब यार रिसेंटली हटाओ, इनडायरेक्ट ट्रांसफर को अंडरलाइन मारो, और इनडायरेक्ट ट्रांसफर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत बेसिक है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर हर कोई पढ़ता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स को, ठीक है, अपने बुक के अंदर, है ना, कि ट्रांसफर्स होते क्या है इनडायरेक्ट वाले। तो ट्रांसफर वो होता है जैसे कि मैंने अपने दोस्त को कोई गिफ्ट भेज दूँ, अमेरिका में रह रहा है, उसको गिफ्ट भेज दूँ यहाँ से, और बोल दूँ तो ये वापसी करने की जरूरत नहीं है ना, मैंने मिस्टर को ऐसे गिफ्ट भेज दिया, ठीक है। तो ये होता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर, ये समझो बस, इतना सिंपल भाषा में। अब इसमें से ऑप्शन को पकड़ो और ऐसी बात देखो कौन सा ऑप्शन कह रहा है, बस वो इसका आंसर होगा। अब है देखो यहाँ पर बोला है एक इंडियन कंपनी है, इन्वेस्टिंग कर रही है फॉरेन एंटरप्राइज में, पे कर रही है टैक्सेस को, है ना, फॉरेन कंट्री के अंदर, ऑन द प्रॉफिट राइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो इंडायरेक्ट ट्रांसफर कहलाएगा, हटाओ ना, कैसे कमा रहे हो उसके अंदर, तुम कमाने की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है, गिफ्ट की बात है। बी बोल रहा है फॉरेन कंपनी है, इन्वेस्ट कर रही है इंडिया के अंदर, टैक्स ही पे कर रही है कंट्री के अंदर, फिर इसके ऊपर जो प्रॉफिट मिल रहा है वो है ये इन्वेस्टमेंट, हटाओ ऐसे भी। कह रहा है सी में एक इंडियन कंपनी है, परचेज कर रही है टेंजिबल एसेट्स को फॉरेन कंट्री के अंदर, सेल कर रही है एसेट को आफ्टर देयर वैल्यू इंक्रीज एंड ट्रांसफर कर रही है टू इंडिया। भाई ये भी नहीं, यहाँ पर भी मैंने मेहनत करी कमाया नहीं, भाई ये मुझे फालतू की पैसा चाहिए तो वो एक फॉरेन कंपनी है जो ट्रांसफर कर रही है शेयर्स को, ठीक है, नाम देखो ट्रांसफर वर्ड भी आ गया यहाँ पर, शेयर को, एंड सच शेयर्स ड्राइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया। यही है इनडायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है जी। चलो इसका आंसर आ गया डी आपका। क्वेश्चन नंबर 10 कंसेप्चुअल है, आना चाहिए आपको, ठीक है, अभी सीख लो। विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कह रहा एक्वायर करना न्यू टेक्नोलॉजी को, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, किसको नहीं पता, बच्चे बच्चे को पता है। टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना, मशीन्स खरीदना, प्लांट लगाना, ठीक है, ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। दैट इज मनी विच क्रिएट्स मनी, दैट इज कैपिटल। सेकंड बोल रहा है डेट फिनांसिंग। अच्छा डेट फिनांसिंग कर रहे हो आप, ये आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, वाइल इक्विटी फिनांसिंग जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। अभी देखो दोस्तों, मैंने आपको जब क्वेश्चन करा रहा था ये वाला कि बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट्स, इससे पता चल गया आपको कैपिटल में तो आता ही है, ठीक है। मतलब डेट फिनांसिंग, डेट मतलब बोरिंग होती है, उसकी फिनांस कर रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट है, ठीक है, बोरिंग, तो उसकी अगर आप फिनांसिंग कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ये बात ठीक है, क्योंकि आपको बोरिंग भी आपके कैपिटल को देखते ही मिलती है। कह रहा है लेकिन इक्विटी फिनांसिंग जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। एक बात बताओ, इक्विटी है, इक्विटी मतलब शेयर्स, अब आपने यहाँ पर शेयर्स बेच दिए, शेयर्स की फिनांसिंग कर रहे हो, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्यों आएगा भाई? हैं? दिमाग लगाओ ना,
ये इसमें नहीं आएगा। तो भैया सेकंड तो गलत हो गया यहाँ पर, सेकंड गलत हो गया, ओनली इसका फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है और बताओ इनमें से करेक्ट कौन सा है। भाई कंसेप्चुअल है, ये भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। कह रहा शेयर है हाउस होल्ड फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल सेविंग्स का, ये जो है गवर्नमेंट बोरिंग्स में जाता है। बिल्कुल बात सही है भैया। हम तुम जो भी सेव करते हैं बैंक अकाउंट में डालते हैं पैसा, सेविंग बैंक अकाउंट होता है ना हमारा। अब यही सेविंग्स क्या करती है बैंक, लोन बांट देती है लोगों को, गवर्नमेंट्स को, ठीक, लोन बांट देती है। तो ये पार्ट बन जाता है किसका, गवर्नमेंट बोरिंग्स का। यस और नो, यस। कह रहा डेटेड सिक्योरिटीज, दैट इज जो बिल्स होते हैं, ट्रेड बिल, जो ट्रेड बिल्स बोल रहा हूँ, सॉरी, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ठीक है, जो मार्केट रेटेड रेट्स पे ऑक्शन होते हैं फॉर लार्ज कंपोनेंट, ये इंटरनल डेप्ट का पार्ट है। आपको पता है कि हाँ गवर्नमेंट का इंटरनल डेप्ट का पार्ट होता है ये आपको पता है, क्योंकि हम तो बाहर बेचते थोड़ी ना इसको, इंटरनल डेप्ट का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। इसी तरह ये भी 11 का 1 और 2 दोनों ही है आंसर, सी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ब्लैक मनी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है भैया, ब्लैक मनी जो है कंट्री के अंदर क्रिएशन हो रही है, तो गवर्नमेंट को कौन सा लॉस होगा, वरी किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए। तो भैया आपने ब्लैक मनी जमा कर लिया अपने पास, उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करा, तो ट्रेजरी का लॉस हो रहा नहीं हो रहा है ना, इजी है ना क्वेश्चन। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। यस, आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 13, और ये मैं पॉलिटी में भी करा चुका हूँ क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, कह रहा है अलोंग विद बजट, मतलब बजट के साथ फाइनेंस मिनिस्टर जो है अदर डॉक्यूमेंट्स को भी पार्लियामेंट के अंदर पेश करती हैं, और दो डॉक्यूमेंट्स का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो कह रहे हैं ये जो अफोर्ड सेड डॉक्यूमेंट है ये प्रेजेंट करा जाता है, क्योंकि मैंडेट है किस वाले लॉ से बताओ। तो ये आर्टिकल 112 से है क्या, नहीं जी। ये लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है क्या, नहीं जी। ये आर्टिकल 113 है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं जी। ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर बोला गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट आप सारी करोगे। ठीक है, तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था, उसके अंदर ये प्रावधान है, इसे याद कर लो। ठीक है, जब मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ये FRBM एक्ट को और अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होती है इन नियर फ्यूचर, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंसेप्चुअल है, अभी समझा देता हूँ, याद हो जाएगा आपको। कह रहा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, ठीक है, जो 2007 के आस टाइम पे हुई थी, तो ऐसे में कौन से एक्शन जो है इंडिया को बचा कर रखेगा बाहर के ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से, बताओ रिलीफ कौन सा देगा। कह रहा नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। ये बताओ, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को कोई भी लेना नहीं चाहता, इवन आप भी लेना नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी पैसा वापसी करने के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तो ट्रैप में फंस जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग होगा तो आराम से पैसे वापसी करते रहेंगे, है ना, कोई खतरे वाली बात नहीं होगी। सेकंड बोला है ओपनिंग अप मोर फॉरेन बैंक्स। अब क्या बताओ, जितना ज़्यादा फॉरेन बैंक खोल दोगे उतना ज़्यादा आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पार्ट बन जाओगे। ठीक है, आप उतने ज़्यादा ग्लोबल के पार्ट बन जाओगे। ठीक है, तो ये तो और ज़्यादा ट्रैप करने की बात कर रहा है, हटाओ इसे। कह रहा है मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। आपको भी ये भी पता होगा दोस्तों, करंट अकाउंट में तो हमने कन्वर्टेड कर रखी है फुल, इवन हमने अभी तक कैपिटल में नहीं करी है फुल। इसका रीज़न भी तो यही है भैया, हमने कैपिटल में कर दिया तो हमारा जो है, जैसे इंडिया का तो वैसे भी जो पोर्टफोलियो सिस्टम है ना वो डाउन होता रहता है। रीज़न क्या है कि हम डॉलर के सामने वीक होते जा रहा है हमारा रुपया। ठीक है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से लोग वो पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे ज़्यादा, इससे और ज़्यादा रुपये डेप्रिशिएट कर जाएगा। ठीक है, तो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करते भी नहीं हम इसी रीजन की वजह से, तो ये भी नुकसान दे देगा, इसे भी कट मारो। तो ओनली वन रिलीफ देगा और कोई रिलीफ नहीं देने वाला, तो इसका आंसर इन्होंने डाल भी रखा है ओनली वन को अलग से साइड में। ठीक है, तो 14 का ए है इसका आंसर। 15 कह रहा है विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया।
ठीक है जी, पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया के बारे में बात कर रखा है। कह रहा है कैपिटल इन्फ्यूजन करा गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, ये स्टेडली इंक्रीज्ड जहाँ भी वर्ड आप देखो तुरंत कंट मार देना, थोड़ा सा समझ कर बस, थोड़ा सा और ध्यान लगाना बस। और लास्ट डिकेड ही बोला है, मतलब 10 साल में। तो कैपिटल इन्फ्यूजन करा जाए जो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर करते हैं गवर्नमेंट जो है, वो इंक्रीज हो गया 10 साल में। स्टेडली इंक्रीज, स्टेडली मतलब ऐसे वाला इंक्रीज। अरे भैया, ग्राफ आपको पता है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे आता है। स्टेडली इंक्रीज थोड़ी जाता है कि बढ़ता चला गया, घटा ही नहीं कभी। जैसे कट मारो, ठीक है, कट मार दिया। कह रहा है सेकंड वाले में, टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर, मर्जर ऑफ द स्टेट बैंक्स विद द प्रेजेंट या पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड। ये बात बिल्कुल सही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खुद से बोला इस बात को कि आप मर्जर कर लेते हो मेरे साथ गिरे हुए बैंकों को जो डूब रहे होते हैं, इससे हमारा काम पे अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये अफेक्टेड होता है। तो सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। 16 क्वेश्चन है, इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, देन क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सब में दिखाया जा रहा है, दैट मीन्स कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन है ये। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसे में जीरो होती है। क्यों होगी जीरो भाई? फ्री दे रहे हैं तो फ्री क्या ऐसे ही आ गया है? पेड़ पे उगर आ गया कोई भी सामान है? नहीं ना, कट मारो, ठीक है। अब इस वाले में देखो, सेकंड वाले में बोला है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर। अरे इग्नोर क्यों करेंगे? फ्री में आ रहा है कोई कमाल नहीं ना, इसे भी हटाओ। कह रहा है सी वाले में द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। अच्छा, ये थोड़ी अच्छी लग रही है बात। डी वाली बोलो, बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये ट्रांसफर कराई जाती है कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। एक बात आओ, गवर्नमेंट ने तुम्हें दिया है, गवर्नमेंट अपने पास ही रखा है, तो टू द गवर्नमेंट नहीं होगा। इसका आंसर आ गया सी, कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ट्रांसफर करी जा रही है कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट से, क्योंकि वो टैक्स पे कर रहे हैं। उस टैक्स पैसे ही कम्युनिटी खरीदी जाती है, फिर वो फ्री प्रोवाइड कराता है नीडी पीपल्स को, ठीक है जी। हम तुम टैक्स पे करते हैं, अमीर लोग टैक्स पे करते हैं, फिर गरीब गरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, ठीक है, पूर लोगों को। वो बात कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इंडिया का जो डिसीजन है कि लिवाई करना है इक्वलाइजेशन टैक्स को 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के ऊपर बाय नॉन रेजिडेंट एंटिटीज के ऊपर, ऑफर्ड बाय नॉन रेजिडेंट एंटिटीज, ठीक है। मतलब जी जो ये ऑनलाइन एडवर्टीजिंग सर्विस जो दे रहे हैं हमारे यहाँ फॉरनर लोग, उनके ऊपर हम 6% इक्वलाइजेशन टैक्स लगाएंगे, जिसे हम गूगल गूगल टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसे शायद हटा दिया अब, है ना। तो बताओ इसके रिगार्डिंग कौन सा सही है? कह रहा है ये इंट्रोड्यूस करा गया एज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नहीं भैया, इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। ये अलग से बात लगाने की बात करी गई थी। क्या नॉन रेजिडेंट एंटिटीज जो है ऑफर करते हैं एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इंडिया, और वो क्लेम कर सकते हैं टैक्स क्रेडिट को अपने होम कंट्री के अंदर अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये भी गलत है। और अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये वाला एग्रीमेंट हमने कौन कौन सी कंट्री के साथ कर रखा है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जल्दी से। और मैं आपको ये लेक्चर के अंदर, इकोनॉमी के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाने वाला भी हूँ, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि बस यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करना सीखो, नॉलेज गेन करना सीखो, रिविजन करना सीखो, है ना, कि एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। डेप्थ में नॉलेज, डेप्थ में लेक्चर्स में मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये बात मैं यहीं बोल दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसका आंसर आएगा डी, कि बोथ आर इनकरेक्ट। हाँ, जीएसटी का ऊपर क्वेश्चन है। जीएसटी क्या होता है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक्ट आया ये? याद करने की कोशिश करो। कह रहा है विच ऑफ द अबव आइटम्स इज आर एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड कौन कौन से हैं जीएसटी के अंदर? तो जिसके ऊपर मैं टैक्स लगा नहीं सकता उसको एग्जेम्प्ट कर दूंगा, ठीक है, साफ बात। मुझे टैक्स तो सब पे चाहिए, लेकिन मैं जिस पे लगा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, उसे मैं एग्जेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे क्या भैया, चिकन एक्सकूट। अब बाहर तुम अंडे खाने जाते हो, बाहर ठेली वाली पे जो अंडे बेच रहे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जीएसटी लगाना इजी है क्या? बताओ कैसे लगाएंगे उसके ऊपर जीएसटी? कितने अंडे बिके, कितने कैसे खाया अंडे, है ना, ये हटाओ, तो ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। लेकिन देखो थर्ड वाला कह रहा है फीस जो है प्रोसेस करा गया, उसको कैंड कर दिया गया, पैक कर दिया गया। अब बताओ कैंड फीस्ड है, ठीक है, पैक कर दिया गया, अब इसके ऊपर जीएसटी लगाना, तो इजी स्टिकर मार दो उसके ऊपर, बार कोड लगा दो, ठीक है, तो ऐसे में तो जीएसटी लग जाएगी इसके ऊपर। दैट मीन्स कि थर्ड एग्जेम्प्टेड नहीं होगा। तो थर्ड काटो जरा, थर्ड काटो, और आपको पता चल गया कि वन तो करेक्ट है,
और आपको ये भी पता चल गया कि 2 भी करेक्ट है ना? और न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल ये भी करेक्ट है कि ये भी एग्जाम करा गया जीएसटी से। ठीक है, तो 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो दोस्तों 42 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना? अब आराम आराम से करेंगे ना तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो जितना समय चाहिए उतना समय देकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना? फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 और ये 2017 का क्वेश्चन है आपका। ये भी आपका जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन इसके एडवांटेज पूछे हैं जीएसटी के। अब जीएसटी के एडवांटेज तो बहुत ईजी है और ये आपके मेंस के भी काम का है। ठीक है जी, क्या है, ये रिप्लेस कर देता है मल्टीपल टैक्सेस को। ठीक है, जो कलेक्ट करती है मल्टीपल अथॉरिटीज एंड दिस विल थस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। बिल्कुल बात सही है, जीएसटी लाई इसलिए थे हम, है ना? सेकंड क्या है, ये ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा सीएडी को, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया को, एंड लेवल कर देगा टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कितना गलत क्वेश्चन है भैया, मतलब स्टेटमेंट कितना गलत है ये। क्या ड्रास्टिकली करेगा तो? अब सीएडी से क्या मतलब है भैया, हमें करंट अकाउंट डेफिसिट तो अलग है, वो तो हमारे ट्रेड में आता है ना? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ये भी अलग है बात है। इसे टैक्स से क्या मतलब है भैया, जीएसटी तो अंदर के लिए लोगों के लिए है, ठीक है, जो इंडिया में रह रहे लोग उनके लिए है, इसे काटो। ठीक है, मेन तो है ना टैक्स के ऊपर बात है यार, इसमें कहाँ से आ गई बात, हटा काटो। फिर थर्ड वाले में देखो, फिर वो बोल दिया कि एनिवर्सली इंक्रीज करेगा या और ग्रोथ कर देगा साइज ऑफ द इकोनॉमी को एंड विल एनेबल टू ओवरटेक चाइना इन नियर फ्यूचर। कितना गलत स्टेटमेंट बनाया गया है, मतलब मैं समझाऊंगा भी नहीं, आप खुद पढ़ो और जरा समझने की कोशिश करो, है ना? कि इनॉर्मसली इंक्रीज कर देगा ग्रोथ को, है ना, साइज ऑफ द इकोनॉमी को, और हम चाइना को भी ओवरटेक कर देंगे नियर फ्यूचर में। जीएसटी का ये फायदा है। अरे हटाओ इसे, थर्ड वाला तो वैसे काटाओ और आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, यूपीएससी ने बहुत ईजी क्वेश्चन बना के दिया आपको ये, है ना? और वैसे भी जीएसटी उस टाइम में आया था, तो मान के चलो कि उस टाइम के लिए लोगों के लिए इजी नहीं था ये, है ना? क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ पूछा गया है, करेक्ट बताओ। क्या टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया है, देखो फिर स्टेटली इंक्रीज्ड, यहाँ भी स्टेटली इंक्रीज ही है। वो पहले भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि स्टेटली इंक्रीज देख के ना कान खड़े कर लेना अपने। अब क्या टैक्स रेवेन्यू एज अ जीडीपी ऑफ इंडिया जो है लास्ट डिकेड में क्या हुआ है, स्टेटली इंक्रीज हुआ है। अब बताओ भैया दोस्तों, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कभी घटता भी तो है, एकदम स्टेटली इंक्रीज होता है क्या? नहीं ना, काटो। कह रहा फिजिकल डेफिसिट और जो जीडीपी है इंडिया का वो इंक्रीज हुआ है, स्टेटली इंक्रीज हुआ है। स्टेटली कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, स्टेटली इंक्रीज थोड़ी ना। काटो, डी इसका आंसर होगा, तो यहाँ पर करेक्ट पूछा था। ठीक है, तो नाइदर 1 नाइदर 2 करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, कैपिटल बजट की बात हो रही है, दैट इज कैपिटल का पार्ट होना चाहिए। तो बताओ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड्स बिल्डिंग मशीनरी, पहले भी करवाया था क्वेश्चन अभी आपको मैंने, तो ये कैपिटल में आएगा, यस आएगा। लोन रिसीव कर रहे हैं फॉरेन गवर्नमेंट से, मैंने बताया था आपको लोन जो है आपका कैपिटल का ही पार्ट होता है। तेरा लोन एडवांस दे रहे हैं ग्रांटेड टू द स्टेट्स को, ठीक है, यूनाइटेड टेरिटरीज को। अब तुम लोन किसी को दोगे तो वो भी तो आपका कैपिटल का पार्ट आएगा ना, तीनों ही सही है। पहले ही समझा दिया मैंने उस क्वेश्चन को, ठीक है, बोलना मत मेरे को समझाया नहीं मैंने ये, ठीक है, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ मैं कैपिटल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22, विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। अब बताओ कौन कौन से क्या हैं, ठीक है, क्या मतलब करेक्ट है इनकरेक्ट है? करेक्ट है, ठीक है। तो भैया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कोई बोर्ड है, काउंसिल है। तो ये बोल रहा है ये ऑर्गन नीति आयोग का, कितना गलत बताओ। नीति आयोग एक थिंक टैंक है, ओनली थिंक टैंक, किसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल को इसका ऑर्गन हो ही नहीं सकता। तो 1 तो पहले काट दो, 1 काटो काटो काटो, तो इसका मतलब 3 तो करेक्ट है, ठीक है, ये पता चलिए आपको 3 तो करेक्ट है। तो ये मॉनिटर करता है मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमी ये काम है, मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन करता है, अरे वाह। दैट मीन्स कि यूनियन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और फाइनेंस से मतलब भी है इसका, यस, तो सेकंड सही है, ठीक है। तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ भी करेक्ट पूछा गया है, और यह है 14th फिनांस कमीशन से, ठीक है। तो फिनांस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया था कि 14th फिनांस कमीशन ने
ये जो है 42% कर दिया था, ठीक है, जो शेयर ऑफ टैक्स था ना बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, इसको 42% कर दिया था। 14 कमीशन नहीं कर दिया था 32 से। 32 किसने करा था? 13th वाले ने। 42 किसने करा? 14th वाले ने। 15th वाले ने क्या करा? 41 + 1 करा। तो सही है फर्स्ट। कह रहा है ये इसने एक रिकमेंडेशन डाली है कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट इसने नहीं डाली है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओनली वन इज करेक्ट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है डिक्रीज इन द टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है टैक्स है और नीचे जीडीपी है। कह रहा है बताओ इससे क्या इंडिकेट होता है? कह रहा है स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अरे वाह, ये तो बस सही है कि डिक्रीज हो रहा है टैक्स टू जीडीपी, मतलब टैक्स आप कम पे कर पा रहे हो, ठीक है। रीज़न क्या है? टैक्स कम पे कर रहे हो, क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि आप यहाँ ग्रोथ रेट नहीं है, ग्रोथ रेट नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा, ठीक है, तो खर्च नहीं कर रहे तो टैक्स भी नहीं लगेगा। तो ये तो बात सही है कि हाँ फर्स्ट तो ये दिखाएगा कि हाँ स्लो ग्रोथ रेट है, सही है। क्या लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अब बताओ इनइक्वालिटी की बात कर रहा है, इनइक्वालिटी दिखाएगा क्या? ये नहीं दिखाएगा भाई। इनइक्वालिटी दिखाने के लिए पर कैपिटा इनकम होता है, ये थोड़ी ना होता है। बट मारो सेकंड, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, क्या देयर हैज बीन persistent deficient budget year by year, which of the following action can be taken by the government to reduce deficit? कह रहा है persistent deficit budget हो रहा है ईयर बाय ईयर, तो बताओ गवर्नमेंट क्या लेगी ऐसे में कि भैया वो डेफिसिट को कम कर सके। ठीक है जी, बजट डेफिसिट कम करना है तो कह रहा है रिड्यूस कर दो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। बिल्कुल बात सही है, कर दो कम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना, अपने आप ही डेफिसिट कम हो जाएगा। कह रहा वेलफेयर स्कीम को इंट्रोड्यूस कर दो। अरे भैया वेलफेयर स्कीम को आप इंट्रोड्यूस करोगे तो आपका बजट तो और बढ़ जाएगा, तो फिर तो डेफिसिट और होगा। सेकंड का हटो, सेकंड का हटो, तो फर्स्ट तो आपको पता चली गया सही है। कह रैशनलाइज कर दो सब्सिडीज को, जो आलतू फालतू सब्सिडीज है ना उनको डाल दो। थर्ड भी सही है, तो 1 और 3 इसका आंसर आ गया। कह रहा एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री, ये खर्चा बढ़ने की बात है, हटाओ इसे भी। क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा विद रेफरेंस टू यूनियन बजट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कह रहा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में कौन सा आएगा यूनियन बजट के अंदर? तो डिफेंस एक्सपेंडिचर आपको प्लान एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं ना, आप प्लान करते चलते हो क्या कि आगे हमें डिफेंस में इतना खर्चा करेंगे, इतना 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 खर्चा करेंगे, नहीं ना, तो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में होगा। ठीक है, सही है। इंटरेस्ट पेमेंट, आपको पता है क्या कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, कितना बोरिंग लेना पड़ेगा? ये भी। तेरा सैलरी से मेंशन, आपको पता है कितना पैसा देना पड़ेगा मुझे लोगों को? ये भी नॉन प्लान। सब्सिडीज का भी नहीं पता है ना, कौन सी स्कीम निकालने ये भी नहीं पता। ये तो हमारा डिपेंड करता है ईयर बाय ईयर के ऊपर। तो ये क्या होगा, सारे के सारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27, इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होगा? क्या इज यूज फॉर रेजिंग रिसोर्सेज। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज फॉर रेजिंग रिसोर्सेज, किसके लिए भाई? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और डेफिसिट फाइनेंसिंग करते इसलिए हम बोरिंग लेते हैं इसलिए हैं ताकि हम और डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। यस, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28, क्या फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल गेन्स राइज का मतलब क्या होता है यहाँ पर? और यह भी करेक्ट पूछा गया है। कह रहा व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये कैपिटल गेन्स होगा क्या? कैपिटल गेन हो गया। कह रहा व्हेन देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट, ये होगा कैपिटल गेन्स। कि मैंने एक प्रॉपर्टी 1 लाख की खरीदी, 2 साल के बाद वो 2 लाख की हो गई, तो ये कैपिटल गेन हो गया। सेम प्रॉपर्टी 2 लाख की बिक गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स की बात कर रहा है, नंबर्स की नहीं भैया, ठीक है, ये नहीं होता कैपिटल गेन, ठीक है, इसे काटो। कह रहा है व्हेन देयर इज अ व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग, उसकी जो है ग्रोथ बढ़ रही है इसकी वैल्यू की, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। यस, ये होगा कैपिटल गेन, ठीक है, तो 2 और 3 इसका आंसर होगा, फर्स्ट नहीं होगा। ध्यान रखना कैपिटल गेन का मतलब क्या हो गया, नेचुरल वैल्यू बढ़नी चाहिए, चाहे वो फेमस हो जाए चीजें, ठीक है, उसकी डिमांड बढ़ जाए कुछ भी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। कह रहा है फिस्कल स्टिमुलस का मतलब क्या है अप्रोप्रिएटली, ये बता दो मुझे। और फिस्कल स्टिमुलस का मतलब मैं आपको बताता हूँ। रिसेशन चल रहा है आपकी इकोनॉमी में, आप चाहोगे फिस्कल स्टिमुलस देना, मतलब इकोनॉमी को एक्सपेंशनरी एक्शन लेना। एक्सपेंशनरी मतलब आप चाहोगे ग्रोथ रेट बढ़े,
डेवलपमेंट हो, ग्रोथ रेट बढ़े, लोगों का हाथ में पैसा आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ठीक है? ये चाहोगे आप। पब्लिक प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाओ ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनकी इनकम बढ़ जाए, ठीक है? डिमांड करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगी, है ना? यही सब। तो बताओ क्या होगा? इनमें से पढ़ो चारों ऑप्शन को। कह रहा मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कह रहा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। गलत बात, यहीं काट दो। टू सप्लाई गुड्स टू मीट डिमांड सच बाय द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हटाओ इसे। अब आते हैं सी पर। कह रहा है ये गवर्नमेंट का इंटेंसिव एक्शन है ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। अब ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, ऐसे भी हटाओ। कह रहा है ये एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू परस्यू पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। अरे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा है सिर्फ। कह रहा है सबको मतलब फाइनेंस के अंदर जोड़ दो, ठीक है? फाइनेंशियल इंक्लूजन कर दो सबको, चाहे गरीब हो अमीर हो, उसी का मतलब हमें, ठीक है? कह रहा ये इंटेंसिव अफर्मेटिव एक्शन है, पॉजिटिव एक्शन है गवर्नमेंट का टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दी कंट्री। यही तो है इसका मतलब। इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए हम फिस्कल स्टिमुलस डालते हैं, और ये खासकर डाला जाता है रिसेशन के टाइम पर, मंदी के टाइम पर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस इन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी इन द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या एंटरप्राइजेस। दैट इज पीएसयू के अंदर हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने शेयर्स बेच रहे हैं, गवर्नमेंट मतलब बेच रही है। तो क्यों कर रही है ये? गवर्नमेंट ने इंटेंड किया है कि वो यूज करेंगे रेवेन्यू को, जो भी डिसइन्वेस्टमेंट से होगा, पे बैक एक्सटर्नल डेब्ट, उससे एक्सटर्नल डेब्ट हम पे बैक करेंगे। ऐसा कभी आपने सुना है क्या? नहीं ना, कट मारो भाई, ऐसा थोड़ी ना करती गवर्नमेंट कि भैया हमें एक्सटर्नल डेब्ट को वापसी करना है इसलिए हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या पता डिसइन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा नुकसान हो गया, है ना? तो इसे भी काटो, मतलब फर्स्ट वाले को काटो। सेकंड वाला बोल रहा है गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड्स टू रिटेन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ द सीपीएससी। गवर्नमेंट कह रहा है कि भाई मतलब इस स्टेटमेंट बोल रहा है गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि वो मैनेजमेंट कंट्रोल रखे सीपीएससी का। अरे यही बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? अभी बहुत सारे पीएसयूज हैं जिसके अंदर किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का कंट्रोल है। यहाँ पे 51% शेयर आपको गवर्नमेंट का देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, मतलब दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है डिफरेंस बता दो वोट ऑन अकाउंट का और इंटरिम गवर्नमेंट का। अब आपको पता है दोस्तों, वोट ऑन अकाउंट कब होता है? पार्लियामेंट के अंदर। जब हम बजट के अंदर कोई भी मतलब बजट पास कर रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसके अंदर वोट ऑन अकाउंट होती है, ठीक है? इंटरिम गवर्नमेंट कब बनती है ये भी आप याद करने की कोशिश करो, लेकिन ये इंटरिम बजट है, ठीक है? तो कह रहा है द प्रोविजन ऑफ वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय रेगुलर गवर्नमेंट व्हाइल इंटरिम बजट इज प्रोविजन यूज्ड बाय केयर टेकर गवर्नमेंट। यहाँ देखो दोनों को कंपेयर कर दिया। ये जो रेगुलर गवर्नमेंट होती है और केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, वो ये कर सकती है और ये नहीं कर सकती। गलत है भाई। वोट ऑन अकाउंट भी यूज कर सकती है और इवन इंटरिम बजट भी यूज कर सकती है, दोनों गवर्नमेंट, ठीक है? तो इसको कट मारो। Kera vote the account only deals with the expenditure of the government budget, while interim budget includes both expenditure and receipts. ठीक है, अब सेकेंड वाले को देखते हैं। केरा वोट द अकाउंट डील करता है विद एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बजट से, और बाकी इंटरिम बजट जो होता है, इंटरिम बजट पूरा जिसके अंदर एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट दोनों आता है। बिल्कुल सही बात है भाई, बजट के अंदर एक्सपेंडिचर भी आता है, रेवेन्यू भी आता है, लेकिन वोट द अकाउंट तो सिर्फ हम एक्सपेंडिचर के लिए देखते हैं ना, कि हमें एक्सपेंडिचर करना है, इतना पैसा एलोकेट कर दो। यस, सेकंड इसका करेक्ट होगा, ठीक है? बाकी देख रहे थे 31 का, 31 31 31, तो सेकंड सही है, फर्स्ट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। कह रहा डिपार्टमेंट रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपेंडिचर। तो सीओडी तो आप वैसे देख के काट मार दोगे, ये बजट इनका काम तो नहीं है यूनियन बजट को प्रिपेयर करना। लेकिन डिपार्टमेंट रेवेन्यू आपको पता है ओवरऑल काम तो यही करती है, डिपार्टमेंट रेवेन्यू करती है, लेकिन इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है जो ये काम करता है स्पेशली। तो इसका आंसर आएगा बी। देखो फिर से स्टेमलेस पर क्वेश्चन है, फिस्कल स्टेमलेस पैकेज, ठीक है? और मैं आता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन व्हिच ऑफ द एक्शंस कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फिस्कल स्टेमलेस पैकेज। वही 2010 का क्वेश्चन है, और जो मैंने अभी आपको कराया था फिस्कल स्टेमलेस, ये 2011। देखो रिपीट हुआ, अगले साल ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। दैट इज कि यह है पावर ऑफ पीवाई, ठीक है?
तो फिस्कल स्टिमुलस का मतलब क्या हो गया? एक्सपेंशनरी पॉलिसी, मतलब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना चाहते हो क्योंकि रिसेशन है आपकी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है? तो रिसेशन से बाहर निकलना चाहते हो, आप काउंटर साइक्लिकल जो है एक्शन लेना चाहते हो। तो कह रहे कटिंग कर दो टैक्स रेट के अंदर, बिल्कुल बात सही है। जितना टैक्स रेट कम हो जाएगा, लोगों के हाथों में पैसा आएगा, वो डिमांड करेंगे चीज़ों का, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, फर्स्ट तो सही है। कह रहा है इंक्रीज कर दो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, ये भी सही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दो पब्लिक बजट के अंदर, उससे पैसा लोगों के हाथ में पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ये भी सही है। कह रहा है एबोलिशिंग कर दो सब्सिडीज को, ये गलत है दोस्तों। भाई सब्सिडीज जो मिल रही है कंपनीज को, फैक्ट्रीज को, लोगों को, ठीक है, हाथ में पैसा आ रहा है तो वो खरीद रहे हैं चीज़ों को, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन जब तुम एब्यूज कर दोगे सब्सिडीज को, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से डाउन होगी, ठीक है, तो थर्ड काट दो। तो 1 एंड 2 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 34, क्या इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है, तो गवर्नेंस के रिगार्डिंग दे रखा है, और बताओ इसमें से क्या इसने पूछा है? मेजर्स टू कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट, दैट इज कि एफडी कम करना है। एफडी कम कैसे होगा? जब बोरोइंग कम कर दो, ठीक है। तो एफडी मतलब बोरोइंग कम कर दो, और गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में बताना आपको। कह रहा है एनकरेजिंग करना एफडीआई को, आप बताओ गवर्नेंस से मतलब क्या है एफडीआई का, ठीक है। कह रहा है प्राइवेटाइजेशन कर दो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, सही बात है, आप एजुकेशन के ऊपर पैसा लगा रहे हो, आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा जब वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, तो बोरिंग कम हो जाएगी, तो सेकंड तो सही है। कह रहा डाउन साइजिंग कर दो ब्यूरोक्रेसी का, यस सैलरी कम देनी पड़ेगी, डाउन साइजिंग हो जाएगा। कह रहा सेलिंग कर दो ऑपरेटिंग कर दो शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, हाँ तो मुझे लग रहा है ये भी सही होगा। क्यों? आप शेयर्स बेच दो अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर, ठीक है, तो उससे जो है आपका बोरिंग कम हो जाएगा, पैसा आएगा आपके पास, है ना? तो ये भी सही लग रहा है। फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है, एफडीआई से मतलब कुछ नहीं है इसका, तो इसका आंसर होना चाहिए 2, 3, 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अब यहाँ पूछा है विच ऑफ द अबव इज डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट कौन सा है, और आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे इनकम टैक्स, जिसके ऊपर डायरेक्टली वो पता चल जाता है कि हाँ भाई किसके ऊपर आया है, ठीक है, बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, तो डायरेक्ट कंज्यूमर के ऊपर आया है, तो मतलब जिसके ऊपर लग रहा है वो उसी के ऊपर हो, वो किसी के ऊपर मतलब वो ट्रांसफर ना हो जाए, ठीक है। तो कह रहा है भैया फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, किसका ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है नहीं होता? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए तीनों ही होते हैं, ठीक है, तो इसे याद कर लो। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, interest tax, security transaction tax is a part of the direct tax. Are they part of the direct tax? Question number 36. कह रहा है in the context of independent India's economy, which of the following was the earliest event to take place? भाई इसकी डेट याद कर लो। देखो स्टेट बैंक का नेशनलाइजेशन ऐसे याद करो, एस से होता है स्टेट बैंक, और 5 को तुम ऐसे बना सकते हो ना, तो यस, तो 1955 में हुआ था नेशनलाइजेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये तो सबको पता होगा 1951, है ना? तो भैया इससे पहले तो ये हो गया, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज, अरे भैया बैंक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1951 बना है, 1955 में नेशनलाइज हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनीज भी इसके बाद भी ही होंगी, तो ये भी 1955 से लेकर सब लोग 56 तक हुई है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पहले ही आ गया, तभी तो आप नेशनलाइज कर पा रहे हो बैंक को, यस और नो, यस, ये 49 में आ गया, तो इसका आंसर आएगा सी। 37 में करा चुका हूँ आपको। अब आते हैं 38 के ऊपर, कह रहा है इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट बताओ। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट टैक्स पूछा था 2009 में, 2001 में आपसे इनडायरेक्ट टैक्स पूछ लिया, जैसे से जीएसटी होता है, ठीक है, जो इनडायरेक्टली लगता है लोगों के ऊपर, ये बटन जो है शिफ्ट हो जाता है कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है। तो आपको पता है कॉर्पोरेशन टैक्स तो भैया डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, ये तो काट मारो भैया, तो 1 तो नहीं होगा आंसर। अब आपको इसे पता चलेगा कि 2 तो होगा आंसर। और यहाँ पर देखो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, और यही दोनों जो है इनडायरेक्ट टैक्स बड़ा होता है। वेल्थ टैक्स आपको पता है कि पर्सनल टैक्स होता है, पर्सन के ऊपर लगता है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स है ये, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो 2 एंड 4 होगा इसका आंसर, तो बी आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिवाइंग, कलेक्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स इज करेक्ट, मतलब लिवाई भी करे, कलेक्ट भी करे, और फिर इनकम टैक्स के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दे, ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है?
कह रहा है यूनियन जो गवर्नमेंट है वो लिवाई करती है, कलेक्ट करती है और डिस्ट्रीब्यूट कर देती है प्रोसीड्स ऑफ द इनकम टैक्स बिटवीन द इटसेल्फ एंड द स्टेट्स। यही होता है इसका आंसर। यूनियन गवर्नमेंट ही इनकम टैक्स लगाती है, उसे कलेक्ट भी करती है, पता है ना इनकम टैक्स एक्ट है ना सेंटर का। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम टैक्स को, अपना अपने पास भी रखती है और स्टेट को भी बांटती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश ऑफिशियली एवरी ईयर, किसके द्वारा बताओ। बजट किसने बनाया था, ऊपर क्वेश्चन आ रखा था ना, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है ना, उसके अंदर फिर एक था इकोनॉमिक अफेयर्स है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहाँ है, यहाँ पर है ना, एक ही तो है यहाँ पर, आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री कैन बी बेस्ट ब्राउट अबाउट थ्रू। कह रहा रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दो इनकम का कंट्री के अंदर, तो उसका बेस्ट फॉर्म कैसे हो सकता है। तो कह रहा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो और कंबाइन कर दो उसको प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर के साथ। अब देखो दोस्तों, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब नीचे वालों के पास कम टैक्स, जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, और जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स। तो ये तो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। यस, कह रहा प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर भी। अच्छा, प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पर अमीर ज़्यादा तो एक्सपेंडिचर उनके लिए कम, ठीक है, और गरीब ज़्यादा एक्सपेंडिचर उनके लिए ज़्यादा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फॉर्म में देखो, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। मतलब गरीबों के लिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, अमीर के लिए कम करेंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो वेलफेयर स्कीम पुअर लोगों के लिए ज़्यादा होती है ना। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है। अब आपको पता है कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है, कंपनीज के ऊपर लगता है जिनकी 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वगैरह होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है। तो बताओ ये कौन लगाती है, तो मैंने बताया था आपको दोस्तों, इनकम टैक्स वगैरह कौन लगा रही है, सेंटर लगाती है। तो देखो कौन है, कह रहा है इट इज लिवाइड बाय द यूनियन एंड बिलोंग्स टू इट एक्सक्लूसिव। बिल्कुल बात सही है, ध्यान रखना कॉर्पोरेट टैक्स शेयर के बीच में नहीं बढ़ता, ये एक्सक्लूसिव अपने पास रख लेते हैं, इसका आंसर डी आएगा। बाकी इसका देख लेते हैं एक बार माइंड में भी। यस, ये इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 तक, मतलब दैट इज जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी से हमने सारे कर लिए, 42 के 42 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, ठीक है दोस्तों। तो पब्लिक फाइनेंस वाला भी यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया, फिजिकल पॉलिसी और टैक्सेशन वाला भी, ठीक है। 42 क्वेश्चन सोल्व कर लिए 35 ईयर्स से हमने। अब हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक फाइनेंस पूरा कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी वो बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट पे आएगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी यूपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। फिर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, फिर एक्सटर्नल सेक्टर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, और लास्ट हमारा एग्रीकल्चर। ऐसे ही एक एक वीडियो के अंदर ये सब कंप्लीट हो जाएगा। तो 3-4 दिन के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा PYQs आपका इकोनॉमी का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, बाय।